हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ रिदा खान और आप देख रहे हैं एमए स्टडी विथ रिदा। जैसा कि एग्ज़ाम्स का समय आ गया है और लॉकडाउन की वजह से हम लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसीलिए मैं एक आप लोगों के लिए स्टडी चैनल लेके आ रही हूँ, जिसमें मैं सारा पाठ को अच्छे से स्टडी करके उसका समरी निकाल के आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँगी। तो आप उसको देख के आराम से पढ़ सकते हैं। आप उसे चाहे तो कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा या मेरे वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा, तो आपको एग्ज़ाम्स पास करने के लिए वो काफ़ी होगा। तो आज मैं प्रेमचंद का व्यक्तित्व एवं जीवन दृष्टि आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। इसके अलावा प्रेमचंद का मैं और 2-3 पार्ट लेके आऊँगी, जिसमें प्रेमचंद का साहित्य, प्रेमचंद के साहित्यिक मान्यताएं और इसके अलावा मैं उनकी प्रेमचंद के उपन्यास और हिंदी आलोचनाएं इनकी चर्चा करूंगी। आज के पार्ट में मैं प्रेमचंद के व्यक्तित्व और उनकी जीवन दृष्टि के बारे में चर्चा करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले उसकी आपको भूमिका लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके आपके एग्ज़ाम्स में नंबर आने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप भूमिका में लिखिएगा। किसी भी साहित्य की रचना को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए या उसके व्यक्तित्व और जीवन दृष्टि को जानना बहुत ज़्यादा अहम होता है, जिसके बारे में आगे हम उनके व्यक्तित्व और प्रेमचंद की जीवन दृष्टि की चर्चा करेंगे। प्रेमचंद का जीवन संघर्षमय था। उन्होंने खुद कुआं खोदकर पानी पीना पड़ा था। अपनी किताबों को यहाँ तक कि छापने और विचारों को आम पाठकों तक पहुँचाने के लिए प्रेमचंद ने प्रेस और प्रकाशन संस्था खोली। इसी पाठ में आगे हम प्रेमचंद की राष्ट्रीय चेतना, उन पर विभिन्न विचारधाराओं के प्रभाव, किसानों से उनके लगाव आदि के विषय में उल्लेख करेंगे। प्रेमचंद का व्यक्तित्व। तो प्रेमचंद का व्यक्तित्व सहज सरल था, परंतु असाधारण था। प्रेमचंद, जिसे आज हम प्रेमचंद के नाम से जानते हैं, असल में उनका नाम प्रेमचंद वास्तविक था ही नहीं। उनका बचपन का पुकारू नाम नवाब था और औपचारिक नाम धनपत राय था। धनपत राय नाम तो शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्रों और नौकरी की फाइलों तक ही सीमित रहा, पर उर्दू में कहानी और उपन्यास लेखक के रूप में उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम तथा प्रसिद्धि कमाई, जिसका नाम आज हमारे सामने एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में मौजूद है। वास्तविक तो यह था कि 13 वर्ष की उम्र तक वह हिंदी बिल्कुल भी नहीं जानते थे। धनपत राय ने बचपन में लगभग 8 साल तक फारसी पढ़ी। उसके बाद वह अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया और बनारस यानी कि वाराणसी के कॉलेजिएट स्कूल से एक साधारण छात्र के रूप में उन्होंने इंटरेस्ट, जिसे आज की 10वीं कक्षा की परीक्षा पास की। प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय लाल था और जो कि डाक खाने में एक डाकमुंशी के रूप में थे और जिनकी नौकरी 10 रुपये माहवार से शुरू हुई थी और अवकाश के समय आते आते उनकी पैसे जो थी 40 रुपये हो गई थी, जो उस समय में कम नहीं था। अवकाश यानी कि उनका रिटायरमेंट का समय आते आते वो 40 रुपये हो गई थी। प्रेमचंद की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। जैसे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबत, पहाड़ ही टूट पड़ा था और उसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिससे उनका जीवन और भी ज़्यादा दुखमय हो गया। इसी बीच लगभग 15 वर्ष की उम्र में नवाब का विवाह भी कर दिया गया, पर पत्नी को देखकर नवाब का दिल मानो जैसे टूट ही गया, जैसे उनके सपनों का संसार चूर चूर हो गया। पत्नी कुरूप तो थी ही, यानी देखने में बहुत सुंदर तो थी ही नहीं, परंतु साथ ही वह स्वभाव की भी कुछ कटु रही होगी। सास बहू में आए दिन हो रहे झगड़ों के कारण नवाब प्रेमचंद यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और लाचार होकर अंत में उन्होंने पत्नी से अपना सारा रिश्ता तोड़ दिया। और इस बात का प्रमाण तब मिलता है जब उन्हें 1998 नौकरी मिलती है, तो वह नौकरी जाते समय अपनी पत्नी को साथ नहीं ले जाते हैं। बाद में आगे चल के उन्होंने दूसरा विवाह किया और उन्होंने यह दूसरा विवाह एक विधवा स्त्री शिवरानी देवी से किया और यह विवाह करके उन्होंने समाज में एक अपनी तरफ से और क्रांति लाई, क्योंकि उस समय विधवा विवाह का प्रथा प्रचलित नहीं था। 1997 ईस्वी में जबकि नवाब यानी कि धनपत की उम्र 17 वर्ष की थी, तभी उनके पिता का देहांत हो गया और 1998 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया और वह सेकेंड डिवीज़न यानी द्वितीय श्रेणी से उनका परीक्षा पास हुआ। गणित में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, जिसकी वजह से उन्हें इंटर क्लास में प्रवेश ही नहीं मिल पाया। पुनः उन्होंने वही ट्यूशन का अपना सिलसिला शुरू कर दिया जो वो ट्यूशन किया करते थे इससे पहले अपनी शादी, अपने घर को चलाने के लिए।
संयोगवश ही 1998 ईस्वी में उसे चुनार के एक मिशन स्कूल में मास्टर की नौकरी मिल गई। वेतन प्रति माह 18 रुपये थे। यह रकम समय के हिसाब से बहुत कम नहीं था, बहुत अच्छा था उस समय एक परिवार को चलाने के लिए, परंतु परिवार की परवरिश होनी थी जो कि कठिन थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा परिवार हो जा रहा था और उतना कर पाना प्रेमचंद के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। परिवार का खर्च चलाने के लिए वह ट्यूशन करता था और कभी कभी उन्हें कर्ज भी लेना पड़ता था। अब हम बात कर लेते हैं प्रेमचंद के ऊपर उनके प्रभाव किसका सबसे अधिक रहा है और किस तरह से वो उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। तो इस समय उत्तर भारत में आर्य समाज का आंदोलन बहुत ज़ोरों शोर से चल रहा था। बाल विवाह, अनमेल विवाह, वृद्धा विवाह या विधवा विवाह हो, जाति विवाह, शादी विवाह के अवसरों पर तिलक, दहेज आदि जैसी अनेक कुप्रथाओं आदि पर आर्य समाज के विचार पुनः जागरण की विचारधारा के अनुरूप थे, जिसका प्रभाव धनपत राय पर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। और वे आर्य समाज के जलसों में तो जाते ही थे, साथ ही साथ उन्होंने बाद में उसकी सदस्य भी बन जाते हैं। परंतु बाद में आर्य समाज में हिंदू मुस्लिम के नाम पर होने वाले विवादों से प्रेमचंद बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और उन्होंने उस आर्य समाज से अपना रिश्ता तोड़ के वो छोड़ देते हैं उस आर्य समाज को। शिक्षक के रूप में धनपत राय का तबादला जो था एक स्थान से दूसरे स्थान होता ही रहता था। 1905 ईस्वी में वे कानपुर पहुँचे और इसी समय कानपुर में जमाना नामक उर्दू पत्रिका निकलनी शुरू हुई थी। याद रखिए कौन सी पत्रिका? जमाना पत्रिका। और यह निकलना शुरू हुई थी उर्दू में और जिसके संपादक जो थे मुंशी दया नारायण निगम थे। कानपुर में पहुंचकर जब लिखना नवाब राय की ज़िंदगी का जैसे मानो मकसद ही बन गया, उन्होंने तय कर लिया कि अब यहाँ से वो लिखना अपना कार्य शुरू करेंगे और वे नवाब राय के नाम पे जमाना में कहानियाँ और साहित्य टिप्पणियाँ आदि लिखने लगे। और इसी प्रकार धनपत राय उर्फ नवाब राय की ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ और उन्होंने लेखन का सिलसिला बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया। इसी बीच 1906 ईस्वी में महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने दूसरा विवाह किया और यह दूसरा विवाह उन्होंने मुंशी देवी प्रसाद की बाल विधवा कन्या शिवरानी देवी से किया था। और जून 1909 में धनपत राय का तबादला कानपुर से हमीरपुर उनका हो जाता है और उसके बाद स्कूल में और सब डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में उनका तबादला होता है। और इस नौकरी में तो बहुत ज़्यादा घूमने की गुंजाइश थी उनके पास और उन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा भी उठाया। उन्होंने घूमने के साथ साथ जो भी हो सका अनुभव प्राप्त किया और यह अनुभव उनके लेखन कार्य में बहुत ही ज़्यादा एक सहायक सिद्ध होता है। इसके बाद प्रेमचंद का तबादला 1906 ईस्वी में गोरखपुर में हो जाता है। यहीं उन्होंने उर्दू में बाजरे हुसैन की चर्चा की, जिसे आज हम हिंदी में सेवा सदन उपन्यास के नाम से जानते हैं। प्रेमचंद को हिंदी में प्रतिष्ठित करने वाला पहला उपन्यास सेवा सदन ही है, जिसे पहले उर्दू में ही लिखा गया था, परंतु उर्दू का रूप हिंदी रूपांतरण के बाद ही प्रकाशित होता। यहीं गोरखपुर में रह के वे महावीर प्रसाद पोदर के संपर्क में आए थे, जिससे उन्हें उर्दू से हिंदी में अपनी कहानियाँ तथा उपन्यास लिखने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। इसी अवधि में उन्होंने गौसे आफियत की भी रचना की, जिसे हम हिंदी में प्रेम आश्रम के नाम से जानते हैं और इनकी रचना गौसे आफियत प्रेम आश्रम के नाम से बाद में प्रकाशित होती है और यह भी एक बहुत ही अच्छी और प्रसिद्ध रचना है। इसमें एक लखनपुर गांव के एक जमींदार और कुछ किसानों के जीवन की स्थिति को बताया गया है। फरवरी 2021 में गांधी जी ने गोरखपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। गांधी जी के असहयोग के संदेश ने प्रेमचंद को अंदर से जगा दिया। सरकारी नौकरी को तो वो छोड़ने का बहुत दिनों से मन बना ही रहे थे। अब उन्हें एक बहुत बड़ा कारण मिल जाता है और उन्होंने अंत में अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे देते हैं। वो 16 फरवरी 2021 में वो कार्यमुक्त हो गए थे, यानी कि उन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत 1898 ईस्वी में शुरू किया था और उन्होंने उस अपने कार्य से त्यागपत्र 16 फरवरी 1921 ईस्वी में दे देते हैं। अपने गांव लम्ही से प्रेमचंद का संबंध बराबर बना रहा और उनका बचपन तो अपने गांव में बीता ही। नौकरी के सिलसिले में बाहर जाने पर भी वे हमेशा, खासकर गर्मी की छुट्टी में, गांव जरूर आते थे। गांव में उन्होंने नया घर भी बना लिया था और मई 1932 में लखनऊ की नौकरी समाप्त होने पर उन्होंने कुछ लंबा समय अपना गांव में ही फिर व्यतीत किया। 1 जून 1934 में वे
अजंता सिनेटोन कंपनी के प्रोप्राइटर एम भवानी के नियंत्रण पर मुंबई पहुंचे और 3 अप्रैल 1935 तक वह वहीं उसी कंपनी में रहे। मुंबई में ही उन्होंने गोदान लिखना शुरू किया था, जो बनारस में आकर पूरा हुआ, और इस समय वह प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर व्यक्तित्व को सम्मिलित हो चुके थे। गांव के प्रति इस गहरी संलग्नता ने ही प्रेमचंद को गोदान का लेखक बनाया। उनका मानना था कि अगर किसी भी कहानी या उपन्यास का नायक कोई और हो सकता है तो फिर किसान क्यों नहीं हो सकते। और वो बहुत दिनों से किसानों को संबोधित करने का प्रयास कर रहे थे और अंततः उन्होंने अपने गोदान में एक संपूर्ण किसान के व्यक्तित्व को चित्रित करने का प्रयास किया और उसमें वे अधिकतर सफल भी रहे। अंततः 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में ही उनका स्वर्गवास हो गया। यद्यपि उनकी मृत्यु बनारस में हुई थी, पर लम्ही और बनारस में दूरी ही कितनी है। अब हम प्रेमचंद के जीवन दृष्टि के बारे में जान लेंगे। रचनाकार के व्यक्तित्व का निर्माण और जीवन दृष्टि का विकास समकालीन परिवेश की देन होती है, और इस परिवेश का परिचय हम पहले आपको दे चुके हैं कि प्रेमचंद का जीवन जो था बचपन से कैसा शुरू हुआ और उन्होंने लेखन कार्य कहाँ कहाँ से कैसे कैसे शुरू किया। अब हम इन विभिन्न मुद्दों पर प्रेमचंद की राय और उनकी जीवन दृष्टि की आगे चर्चा करेंगे। परंतु फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लग रहा होगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही जानना होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। राष्ट्रीय चेतना। प्रेमचंद की राष्ट्रीय चेतना का परिचय उनकी शुरुआती चरित्र और लेखन से ही हमें मिल जाता है। जैसे मिशन स्कूल में आयोजित एक फुटबॉल मैच में गोरों की टीम से प्रेमचंद का भिड़ जाना, या खुदीराम बोस की फांसी होने पर अपने कमरे में उनके चित्र को टंगना, कांग्रेस अधिवेशन में उनका भाग लेना, या फिर जमाना में राजनीतिक टिप्पणी और देश प्रेम की कहानियाँ लिखना आदि उनकी राष्ट्रीय चेतना का ही परिचय है। 1909 में उनका सोजे वतन शीर्षक कहानी संग्रह सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था। किसी प्रकार नौकरी तो उनकी बच गई, परंतु इस जबरदस्त चेतावनी भी उन्हें मिली जिससे वह कुछ समय के लिए डर के लेखन कार्य अपना रोक लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों तक उनकी रचनाएं बाद में बिना नाम के या किसी फर्जी नाम से उन्होंने छापना शुरू कर दिया, पर इससे काम चलने वाला नहीं था और लास्ट में उन्होंने एक नाम यानी कि प्रेमचंद नाम धारण किया और उसी से अपना लेखन का जो था उसे को प्रकाशित करना शुरू कर दिया। नौकरी छूटने तथा जेल जाने का भी उन्होंने खतरा उठाया, परंतु अपने लेखन कार्य को वो नहीं छोड़े। नंबर 2, विचारधाराओं का प्रभाव। लेखकीय जीवन के आरंभ में प्रेमचंद पर आर्य समाज के विचारों का बहुत गहरा असर पड़ा। नारी उद्धार और सामाजिकीय रूढ़ियों से मुक्ति संबंधित विचार प्रेमचंद ने आर्य समाज से ही ग्रहण किए। इसका प्रभाव उनके जीवन साहित्य दोनों पर ही दिखाई पड़ता है। इस आर्य समाज से वो इतना अधिक प्रभावित हुए थे कि वह उनके सदस्य ही बन गए थे, पर बाद में जब आर्य समाज मुसलमानों की शुद्धि पर प्रश्न उठाकर हिंदू मुसलमान संबंधों में दरार पैदा करने लगा तो प्रेमचंद ने अपने आप को उससे अलग कर लिया, क्योंकि प्रेमचंद जो हमारे प्रेमचंद थे वह धार्मिक नाम पर भेदभाव करना, इस चीज़ के वो बहुत ही ज़्यादा कट्टर खिलाफ थे। इसके बाद 1914 के आसपास प्रेमचंद ने तोलस्टॉय के साहित्य के संपर्क में आए और उनके विचारों से बहुत अधिक वे प्रभावित हुए। सत्य, अहिंसा, परिग्रह, मानव प्रेम या कर्मकांड आदि इन सब का पहला पाठ उन्होंने तोलस्टॉय से ही सीखा, और इसी समय गांधी जी का भी प्रवेश भारतीय राजनीति में हुआ और उन्होंने तोलस्टॉय के सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में व्यवहारिक रूप दे दिया। प्रेमचंद 1914 से 1918 की अवधि में गांधी जी से बेहद प्रेम किया करते थे और 1918 से 1919 के बीच प्रेमचंद रूसी क्रांति के से भी बहुत अधिक प्रभावित वो दिखाई पड़ते थे, और यह प्रभाव उनके उपन्यास प्रेमाश्रम में भी देखने को पड़ता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा उनका उपन्यास है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इतना पॉइंट लिख देना काफ़ी है। फिर आगे हम उनकी अगली पॉइंट किसानों से लगाव के बारे में देखेंगे। तो किसानों के प्रति प्रेमचंद का तो बहुत ज़्यादा गहरा लगाव था। उनके आप जितने ज़्यादा उपन्यास या कहानियाँ देख लीजिए, उन सभी में आपको किसानों के प्रति उनका प्रेम तथा लगाव देखने को मिल जाएगा। उनका यही मानना रहता था हमेशा कि जब भी किसी कहानी में कोई व्यक्ति
कोई नारी, कोई पुरुष या कोई भी प्रमुख पात्र जब हो सकता है तो कोई किसान क्यों नहीं हो सकता। किसी किसान को भी किसी कहानी या उपन्यास का पात्र बनना चाहिए, मुख्य नायक बनना चाहिए, और उन्होंने यही कार्य शुरू किया। किसानों के उन्होंने दर्द और दुख को देखा और उन्होंने उन्हें अपनी कहानियों का नायक बना दिया। वे स्वराज्य प्राप्ति को किसानों, मजदूरों की शोषण और दमन से मुक्ति से जोड़कर वो देखा करते थे और इसी में उनकी सार्थकता मानते थे। अपने पत्र हंस के दूसरे अंक में स्वराज्य से किसका अहित होगा नामक उन्होंने एक टिप्पणी भी लिखी और उसमें उन्होंने लिखा कि इसमें संदेह नहीं कि स्वराज्य का आंदोलन गरीबों का आंदोलन है और अंग्रेजी राज्य में गरीबों, मजदूरों और किसानों की दशा जितनी ज़्यादा खराब है और जितनी होती जा रही है उतनी समाज में किसी भी अंग की नहीं है। कांग्रेस के मेंबर या और लोग कभी कभी न्याय और अनीति के नाते भले ही किसानों की वकालत करें, लेकिन किसानों के नाना प्रकार के दुखों और वेदनाओं की उन्हें वह असर नहीं हो सकती जो एक किसान को हो सकती है। सब छोटे बड़े सभी उन्हीं को नोचते हैं और सब उन्हीं का रक्त और मांस खा खा कर मोटे होते जा रहे हैं, और पर कोई नहीं खबर रखता उनके बारे में, उनकी हालात के बारे में। इस चीज़ का प्रेमचंद को बहुत ही ज़्यादा दुख था और इसीलिए उन्होंने उनके समर्थन में अपनी कलम को उठाई और अपना लेखन कार्य शुरू कर दिया। अब हम उनकी नारी दृष्टि को जान लेते हैं। प्रेमचंद की नारी दृष्टि नव जागरण की चेतना के अनुप्रमाणित और प्रगतिशील थी। वे विधवा विवाह, स्त्री विवाह या स्त्री शिक्षा हो गई, पारिवारिक संपत्ति में स्त्री का अधिकार आदि इन सब के समर्थन, और इसके अलावा वो बाल विवाह, विधवा विवाह या अनमेल विवाह, प्रदा प्रथा, इन सभी चीज़ आदि पर अपना विरोध जाहिर किया था। और ये सारी बातें आप उनके बहुत सारे उपन्यास या कहानियों में देख सकते हैं। और एग्ज़ाम्पल के लिए आप लिख भी दीजिएगा 2-4 उपन्यास के नाम, जैसे कि सेवा सदन हो गया, जहाँ पे सेवा सदन हुआ, या फिर गोदान के जो लेख होरी रहता है उसकी पुत्री हो गई, या निर्मला, आप उनके उपन्यास की निर्मला। इन सब का जो जीवन होता है वो त्रास्त बन जाता है सिर्फ और सिर्फ उनका दहेज के कारण अनमेल विवाह हो जाने। तो प्रेमचंद अनमेल विवाह के बहुत ही कट्टर खिलाफ थे और इस चीज़ से वो खुद भी जूझ पड़े थे, जहां उनकी अनमेल विवाह हो जाती इच्छा के विरुद्ध, और उन्होंने अपनी पहली पत्नी को अंत में आके त्याग दिया था। इसके साथ ही उन्होंने विधवा विवाह का भी समर्थन किया और यह समर्थन उन्होंने दूसरी विवाह एक विधवा स्त्री से करके किया था। अपनी कहानियों और उपन्यासों में भी प्रेमचंद ने समाज में स्त्री पर होने वाले अन्यायों का विरोध किया और उनके अधिकारों की वकालत की। पर प्रेमचंद की नारी दृष्टि पूर्णतः यथार्थ न होकर भावुकतापूर्ण और आदर्शवादी थी। वे स्त्री की देवी, माता, त्याग की मूर्ति, नेह की प्रतिमा आदि रूपों में देखने में अग्राही हैं और अपनी कहानियों तथा उपन्यासों में नारी पात्रों को इसी रूप में वो हमेशा प्रस्तुत भी करते हैं। परंतु कभी कभी उनके नारी जो पात्र होती है वो उन्हीं की बनाई गई परंपराओं से नारी अहिंसा में विरोध करते हुए दिखाई पड़ने लगती है, उनसे विद्रोह करने लगती है। वो अपना ही एक भावनाएं शुरू कर देती उस पात्र में। ऐसा लगता है कि मानो प्रेमचंद के पात्र की नारियाँ और प्रेमचंद में एक लड़ाई हो रही हो, और अंततः प्रेमचंद अपनी नारी विषय आदर्शवादी संस्कारों से पूर्णतः मुक्त ही नहीं हो पाते हैं। अब हम उनके सांप्रदायिक सोच के बारे में जान लेते हैं। तो प्रेमचंद हिंदू मुस्लिम एकता के घोर समर्थक थे और अपने लेखों, कहानियों, उपन्यासों में जैसे करबला नाटक में इन्होंने इसकी ज़बरदस्त हिमायती की है। काशी का कलंक, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कहानी, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदी उर्दू की एकता, अच्छी और बुरी सांप्रदायिकता और संस्कृति आदि अपनी दर्जनों टिप्पणियों में प्रेमचंद ने साहित्यिक समस्या पर अपने तर्कसंगत और मानवीय विवेक से संपन्न विचार प्रस्तुत किए। अंत में दलित चेतना को जान लेते हैं। प्रेमचंद सामाजिक भेदभाव को पूर्णतः नकारने वाले व्यक्ति और लेखक थे। समाज में छुआछूत की स्थिति को वे कोड़ समझते थे और दलितों के प्रति उनके मन में गहरी मानवीय संवेदना रहा करती थी, और यह उनकी कहानियों में अधिकतर देखा जाता है। अपनी सांप्रदायिक टिप्पणियों में प्रेमचंद ने छुआछूत का जमकर तीव्र आक्रोश और चुनौती के स्वर में विरोध भी किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ अपनी टिप्पणियाँ लिखकर परिचय भी दिया, जिसमें आता है अछूतपन मिटता जा रहा है और अछूतों को मंदिर में जाने देना पाप है।
इस हिमाकत की भी कोई हद है, काशी का कलंक, बरेली का हरिजन सभा, मंदिर प्रवेश और सरकार, महात्मा जी का उपवास आदि टिप्पणियों में उन्होंने हरिजनों के समस्याओं के प्रति अपनी गहरी संवेदना का परिचय दिया। इसी प्रकार घास वाली, ठाकुर का कुआं, दूम का दाम आदि कहानियों में भी उन्होंने अपनी दलित चेतना को रचनात्मक उपलब्धि में बदलने में सफलता प्राप्त की है। उनका ठाकुर का कुआं एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत अच्छी एक कहानी है, जिसमें उन्होंने दलितों की स्थिति का एक छोटा सा कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनकी क्या स्थिति रही है। तो यहाँ इस पाठ में हमने प्रेमचंद के व्यक्तित्व और उनकी जीवन दृष्टि के बारे में जान लिया है कि वह किस प्रकार से पले बढ़े, उनका बचपन किस प्रकार से गुजरा तथा वह किस प्रकार से लेखन कार्य को प्रारंभ करते हैं और विभिन्न विषयों के प्रति उनकी क्या दृष्टिकोण रही है। आगे के पाठ में हम प्रेमचंद के साहित्य के बारे में जानेंगे। यहाँ मैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके एग्ज़ाम्स में भी इसी तरह के प्रश्न देखने को मिल जाएगा तो आप वहाँ पे प्रेमचंद के व्यक्तित्व या उनकी जीवन दृष्टि को लिख लीजिएगा, वही आपका सही और करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।